नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन करता हूं आप लोग का हमारे जीआईबी सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बीएफएम के मॉड्यूल ए का क्विक रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ जहां पे ज़रूरत होगा वहां पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। जिन लोगों ने मेरा बीएफएम का मॉड्यूल ए का प्लेलिस्ट देखा है तो उनको ये चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, क्योंकि बेसिकली ये जो नोट्स है हमारा उसी का शॉर्ट रिवीजन है जिसको मैंने एक साथ कंपाइल करके आपके लिए लाया हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग जल्द से जल्द एग्जाम से पहले चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ और अपना मैक्सिमम फोकस क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे दे पाएँ। थ्योरी का पूरा चीज़ मैं समझा दूंगा यहाँ पे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझा दूंगा। चलिए दोस्तों, अगले लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कुल मिलाकर 5 या 6 यूनिट्स हैं। हम लोग एक करके सब यूनिट को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले यूनिट से, जो कि बेस्ड है बेसिक ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव पे। तो दोस्तों, डेरिवेटिव तो हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, जैसा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन है, स्वैप्स है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, फ्यूचर्स है, ये सब डेरिवेटिव होते हैं। रिस्क एक तरह का अनप्लान्ड इवेंट होता है जिसका फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस होता है दोस्तों। कुछ कॉमन रिस्क है, एक्सचेंज रिस्क, सेटलमेंट रिस्क को टेम्पोरल रिस्क भी कहते हैं, हॉस्टाइल रिस्क भी कहते हैं। और उसे कुछ और रिस्क का नाम है लिक्विडिटी रिस्क, कंट्री रिस्क, सॉवरेन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए यदि एक्सचेंज रेट में मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण क्या होगा, डीलर का ओपन पोजीशन में लॉस आएगा। यदि मान लीजिए एसेट जो है ज़्यादा हो गया है लायबिलिटी से, तो डीलर का लॉन्ग पोजीशन होगा। कॉन्ट्री रिस्क एक तरह का डायनेमिक रिस्क होता है जिसे फिक्स करते हैं हम लोग कॉन्ट्री लिमिट को कंट्रोल करके। सॉवरेन रिस्क को मैनेज किया जाता है डिस्क्लेमर प्रोवाइड करके। वो डिस्क्लेमर कहाँ देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के क्लाउज में देते हैं। ऑपरेशनल रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, जब हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम रखेंगे। आरबीआई ने इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस इशू किया है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के लिए। अब देखिए, कुछ डीलिंग लिमिट्स हैं, जैसे ओवरनाइट लिमिट्स हुए, डे लाइट लिमिट्स हुए। ओवरनाइट लिमिट्स में क्या होता है, किसी भी ओपन पोजीशन का मैक्सिमम लिमिट जो कि बैंक रख सकती है ओवरनाइट में, वो मेंशन किया जाता है। और डे लाइट लिमिट में क्या होता है, किसी भी ओपन पोजीशन का और या एक्सपोजर का मैक्सिमम लिमिट जो कि बैंक खुद को एक्सपोज कर सकती है एनी टाइम ड्यूरिंग द डे टाइम, उसे हम लोग कहते हैं डे लाइट लिमिट। गैप लिमिट क्या होता है, इंटर पीरियड या मंथ एक्सपोजर विच अ बैंक कैन कीप, उसे गैप लिमिट कहते हैं। काउंटर पार्टी लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक कैन एक्सपोज इटसेल्फ टू अ पार्टिकुलर काउंटर पार्टी। कंट्री रिस्क क्या होता है, एक सिंगल कंट्री में मैक्सिमम एक्सपोजर कितना है, वो कंट्री रिस्क होता है। डीलर लिमिट क्या होता है, एक डीलर कितना मैक्सिमम अमाउंट एक्सपोजर के रूप में रख सकता है ऑपरेटिंग आवर के दौरान। स्टॉप लॉस लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेट अगेंस्ट द पोजीशन हेल्ड सो एज टू ट्रिगर द लिमिट, और से मैक्सिमम लॉस लिमिट फॉर एडवर्स मूवमेंट ऑफ रेट। समझिए बात को, मान लीजिए कि हमारा रेट का एडवर्स मूवमेंट हो रहा है, तो मैक्सिमम लॉस कितना बैंक सह सकती है, उससे कहा जाता है स्टॉप लॉस लिमिट। सेटलमेंट लॉस लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू एनी एंटिटी मैच्योरिंग ऑन अ सिंगल डे। डील साइज लिमिट क्या होता है, हाईएस्ट अमाउंट फॉर विच अ डील कैन बी एंटर्ड। द लिमिट आर फिक्स्ड टू रेस्ट्रिक्ट द ऑपरेशनल रिस्क ऑन लार्ज डील। सीसीआईएल अप्रैल 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि हम लोग क्लियरिंग और सेटलमेंट के ट्रांजैक्शन को, चाहे वो मनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज का हो, तीनों के सेटलमेंट को डील करता है ये। अब देखिए, कुछ टाइमलाइन दिए गए हैं, जैसे 2002 के फरवरी 15 में एनडीएस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। एनडीएस क्या होता है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। नवंबर 2002 में फॉरेक्स ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट हुआ। जनवरी 2003 में सीवीएलओ, कोलेटराइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन का सेटलमेंट हुआ, और ये गिल्ड्स पे बेस्ड था एज ए कोलेट्रल। फिर अगस्त 7 2003 में एफएक्स क्लियर फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था जो कि आया। अप्रैल 6 2005 में क्रॉस करेंसी डील का सेटलमेंट हुआ सीएलएस बैंक के थ्रू। सीसीआईएल के 6 प्रमोटर है, एसबीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, हम लोग यूनिट 2 पे आते हैं, जो कि हमारा कॉरस्पॉन्डिंग बैंक एंड एनआरआई का अकाउंट है। कॉरस्पॉन्डिंग बैंक क्या होता है, दो बैंकों के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। और क्या क्या फंक्शन होता है कॉरस्पॉन्डेंट बैंक का, अकाउंट सर्विस में आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कलेक्शन फंक्शन, पेमेंट फंक्शन, ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। अदर सर्विसेज में आता है लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग, एलसी कंफर्मेशन, बैंकर एक्सेप्टेंस। दोस्तों, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, तो जो कोई बैंक फॉरेन अकाउंट जो मेंटेन करती है दूसरे बैंक के साथ, वो 3 पार्ट में है, एक नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लॉरो। नॉस्ट्रो मतलब होता है आवर अकाउंट विथ यू। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि डीएलबी मुंबई जो है एक यूएस डॉलर अकाउंट मेंटेन कर रखी है बैंक ऑफ वेचोविया न्यूयॉर्क के साथ, तो ये एक तरह का नॉस्ट्रो अकाउंट है। किसके बुक में, तो डीएलबी मुंबई के बुक में। वॉस्ट्रो अकाउंट में बात करते हैं, योर अकाउंट विथ अस। एग्जांपल के तौर पर अमेरिकन एक्सप्रेस ने एक इंडियन रुपीज अकाउंट मेंटेन कर रखा है एसबीआई के साथ, तो ये वॉस्ट्रो अकाउंट है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के बुक में। फिर लॉरो अकाउंट मतलब होता है अकाउंट ऑफ अदर बैंक, हिज अकाउंट विद देम। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, वो उसके रुपी अकाउंट को रेफर किया जा रहा है किसका, एसबीआई मुंबई के साथ, ऑफ सम अदर बैंक रेफरिंग टू यूएस डॉलर ऑफ एसबीआई मुंबई विद सिटी बैंक न्यूयॉर्क।
तो दोस्तों ये 3 तरह के अकाउंट है जिसे ध्यान में रखना है आपको। उसके अलावा मिरर अकाउंट, व्हेन अ बैंक मेंटेन नॉस्ट्रो अकाउंट विद अ फॉरेन बैंक इट हैज़ टू कीप एन अकाउंट ऑफ द सेम यूनिट बुक। देखिए जब भी कोई बैंक किसी भी फॉरेन बैंक के साथ नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करती है तो उसको एक अकाउंट अपने बुक में भी मेंटेन करना होता है, जिसे हम लोग मिरर अकाउंट कहते हैं। और ये मिरर अकाउंट 2 करेंसी में मेंटेन होता है, एक फॉरेन करेंसी में और एक होम करेंसी में। दोस्तों आपको यदि ये लग रहा होगा कि मैं फास्ट चल रहा हूँ तो इसके पीछे एक रीज़न है, ताकि मैं फास्ट से आपको रिवाइज करवा पाऊँ, क्योंकि यदि मैं स्लो में चलूँगा तो ये 1 घंटा का लेक्चर हो जाएगा। इसका जो मेन मोटिव है कि मैं 30 मिनट में आपको रिवाइज करवाऊँ, वो फुलफिल नहीं होगा। तो दोस्तों इसी स्पीड से आपको भी आगे बढ़ना है, ताकि क्विक आप रिवाइज कर पाएँ पूरे मॉड्यूल ए को। दोस्तों देखिए हमारा जो ट्रांसमिशन और पेमेंट गेटवे है उसका इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के बारे में बात करते हैं। स्विफ्ट, चिप्स, चैप्स, आरटीजीएस और नेफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म याद रखिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट ने आरएमए को इंट्रोड्यूस किया है। आरएमए क्या है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन, जिसे हम लोग स्विफ्ट बीआईसी भी कहते हैं। बीआईसी क्या होता है दोस्तों? बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। चिप्स क्या है? क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये जो है यूएसए का मेजर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, ठीक है, और ये एस्टेब्लिश किया गया था न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस के द्वारा। उसके अलावा देखिए दोस्तों फेडवायर जो है फेडरल रिजर्व बैंक का पेमेंट सिस्टम है, और ये भी यूएस में ही ऑपरेट होता है। उसके बाद दोस्तों चैप्स, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये ब्रिटिश का पेमेंट सिस्टम है और ये लंदन में एस्टैब्लिश है। टारगेट, ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर, ये एक यूरो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है जो कि वर्क कर रहा है यूरोप में। आरटीजीएस प्लस और ईबीए, आरटीजीएस प्लस जो है एक यूरो जर्मन बेस्ड हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम है, और आरटीजीएस प्लस का 60 पार्टिसिपेंट्स हैं। ईबीए क्या होता है दोस्तों? ईबीए यूरो वन इज क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट। इसके अलावा आरटीजीएस नेट तो आप जानते ही होंगे, ये भारत में है, ये मैनेज किया जाता है आईडीबीआरटी हैदराबाद के द्वारा। फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और नेट सेटलमेंट बैचेज में होता है, और आरटीजीएस सेटलमेंट एक पूरा का पूरा एक साथ तुरंत होता है। उसके बाद दोस्तों एनआरआई के बारे में बात करते हैं। एनआरआई एज पर फेमा 1999 एक पर्सन जो कि भारत से बाहर रह रहा है, जो कि भारत का सिटीजन है, जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हुआ है या किसी बिजनेस के लिए गया हुआ है या किसी वोकेशन पे गया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा वो पर्सन जो कि किसी असाइनमेंट पे गया हुआ है फॉरेन गवर्नमेंट का, ठीक है, यानी तो किसी कोई एजेंसी में काम करता हो या एमएनसीज में काम करता हो, ठीक है, उसे हम लोग एनआरआई कहते हैं। एनआरआई जो है एक तरह का पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन होता है, जो कि अब्रोड में रह रहा है किसी बिजनेस के लिए, वोकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये सब तो मैं बता ही दिया हूँ। और एक पर्सन, देखिए ये तो एनआरआई की बात है। अब पीआईओ कौन होता है? पीआईओ तब होता है कि जो इफ ही हैज हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, और इफ ही और सी और एनी ऑफ हिज और हर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि उसने कभी भी इंडियन पासपोर्ट को हेल्ड किया है, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स या उसके पेरेंट्स, ठीक है, वो कभी भारत के सिटीजन थे, तो वो क्या कहलाएंगे? पीआईओ कहलाएंगे। उसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान रखिए कि किसी भी फॉरेन सिटीजन का जो स्पाउस होंगी, तो किसी फॉरेन सिटीजन का जो स्पाउस होंगे तो वो भी पीआईओ कहलाते हैं। उसको ट्रीट किया जाता है पीआईओ के द्वारा, फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एंड अदर फैसिलिटीज ग्रांटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। अब देखिए दोस्तों एनआरई अकाउंट क्या होता है? एनआरई अकाउंट होता है रूपी एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट। एनआरआई को प्रोवाइड किया गया है कि वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है इंडिया में और इन्वेस्ट भी कर सकता है। कौन कौन सा अकाउंट है? तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट, शॉर्ट में एनआरई कहते हैं। उसके अलावा नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट, शॉर्ट में उसे एनआरओ अकाउंट कहते हैं। उसके अलावा एफसीएनआर अकाउंट होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, जिसे एफसीएनआरबी अकाउंट कहते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में वेयर बायर एंड सेलर आर फार अपार्ट इन 2 डिफरेंट कंट्रीज और इवन कॉन्टिनेंट्स, द लेटर ऑफ क्रेडिट एक्ट एज। अब देखिए हम लोग यूनिट 3 पे आते हैं दोस्तों। एनआरई, एनआरआई, एनआरओ, इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे उस प्लेलिस्ट में आ जाइए जिसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया था तीनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग एलसी पे आते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट पे। तो इसमें क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रेड में जहां बायर और सेलर दूर हैं, दो अलग अलग कंट्रीज में हैं और दूसरे कंटिनेंट्स में भी हो सकते हैं, तो लेटर ऑफ क्रेडिट सबसे कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट है कि वो जो गुड को सेल कर रहा है उसको एक एश्योरेंस देता है कि उसे पेमेंट मिल जाएगा, और बायर को एश्योरेंस देता है कि उसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसके लिए एक यूसीपीडीसी बनाया गया था, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, जिसके अंदर रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स है, ठीक है। और किसने बनाया था? ये इंटरनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बनाया था। कब बनाया था? तो ये आईसीसी बना था 1919 में, हेड क्वार्टर इसका पेरिस में है। पहला यूसीपीडीसी पब्लिश किया था 1933 में, और अपडेटेड जो है 2007 में आया था, जिसका नाम था यूसीपीडीसी 600, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट को डिफाइन कर सकते हैं, एक ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बायर्स बैंक एम्बॉडिंग एंड अंडरटेकिंग टू पे टू द सेलर a certain amount of money upon presentation of document evidencing shipment of goods।
अब देखिए कौन कौन से पार्टीज होते हैं इसमें। सबसे पहला होता है बायर या इंपोर्टर, इसके बिहाफ में एलसी को खोला गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बायर के बिहाफ में एलसी को खोला जाता है। सेलर जिसे एक्सपोर्टर कहते हैं, जो कि बेनिफिशियरी होता है एलसी का। उसके अलावा ओपनिंग बैंक होता है जिसे बायर्स बैंक भी कहते हैं, जो कि एलसी को स्टैब्लिश करता है। उसके अलावा एडवाइजिंग बैंक होता है जो कि सेलर के कंट्री का बैंक है, जो कि एजेंट की तरह काम करता है इशूइंग बैंक का, और एलसी को ऑथेंटिकेट करता है। इसके अलावा कन्फर्मिंग बैंक होता है जो कि इशूइंग बैंक के बिहाफ में पेमेंट करता है। इसके अलावा नेगोशिएटिंग बैंक होता है जो कि सेलर बैंक होता है या तो वो ओपनिंग बैंक के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है। रिम्बर्सिंग बैंक होता है जो कि नेगोशिएटिंग या कन्फर्मिंग बैंक को नेगोशिएट कर रिम्बर्स करता है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इन सभी बैंक का। एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए राम है, राम ने धनलक्ष्मी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है। वो एक एग्रीकल्चर इंटरप्रेनर है जो कि वेजिटेबल ग्रो करता है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी में। कहाँ पे? खम्मम में। उसने वो क्या करना चाह रहा है, अपना फार्म हाउस को अपडेट करना चाह रहा है विथ मॉडर्न मशीनरी के साथ। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने चाइनीज मैन्युफैक्चरर मेसर्स जोइनेज एलसीसी बीजिंग में है, उसके साथ जिसका बैंक है चाइना डेवलपमेंट बैंक के साथ, टोटल कॉस्ट ऑफ $4500 $4500 के साथ एक ट्रांजैक्शन किया, इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मेसर्स जोइनेज एलसीसी ने एक इनवॉइस इशू किया कि उसमें जिसमें लिखा था कि सेल ट्रांजैक्शन मस्ट बी बैक्ड बाय एलसी। तो एलसी के द्वारा सेल ट्रांजैक्शन बैक होगा हमारा। एज सच मिस्टर राम अप्रोचेस धनलक्ष्मी बैंक। तो राम ने अपने बैंक धनलक्ष्मी बैंक में अप्रोच किया कि उसे बोला कि एलसी को एक ओपन किया जाए फॉरेन करेंसी $US में। तो धनलक्ष्मी बैंक का जो चाइना का फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है, वो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ चाइना बीजिंग है दोस्तों। मतलब दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक का जो चाइना में जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है वो कौन सा है? बैंक ऑफ चाइना। अब देखिए इतना पार्टीज हैं। अब मैं एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले एलसी का एप्लीकेंट कौन है बताइए? एलसी का एप्लीकेंट है मिस्टर राम खम्मम। उसके बाद एलसी का बेनिफिशियरी कौन है बताइए? मिस्टर ज्वेच ज्याउंच एलसीसी। उसके बाद दोस्तों एलसी को ओपन या इशूइंग बैंक कौन कर रहा है? तो धनलक्ष्मी बैंक इशू कर रही है। एडवाइजिंग बैंक कौन है? कन्फर्मिंग बैंक कौन है? बैंक ऑफ चाइना, जो कि धनलक्ष्मी बैंक का कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है चाइना का। नेगोशिएटिंग बैंक चाइना का कौन है? चाइना डेवलपमेंट बैंक है नेगोशिएटिंग बैंक। रिम्बर्सिंग बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ चाइना इन चाइना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो देख सकते हैं इस पीडीएफ का कितना इंपॉर्टेंस है कि जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाए हैं, ताकि आप लोग चीज़ों को फास्ट रिवाइज कर सकें और अपना मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे दे सकें। अब देखिए टाइप्स ऑफ एलसी को देखते हैं। रिवोकेबल, इरिवोकेबल, ट्रांसफरेबल, रेड क्लाउज, बैक टू बैक, साइट। तो दोस्तों रिवोकेबल एलसी को अमेंड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। कौन कर सकता है ये? तो इशूइंग बैंक कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, बिना अदर पार्टी के सहमति के। ठीक है, उसके बाद इन केस द नेगोशिएटिंग बैंक हैज टेकन अप द डॉक्यूमेंट अंडर रिवोकेबल एलसी प्रायर टू द रिसिप्ट ऑफ कैंसिलेशन नोटिस, द इशूइंग बैंक इज लायबल टू कंपेंसेट रिम्बर्स द सेम टू द नेगोशिएटिंग बैंक। इरिवोकेबल क्या होता है कि इसमें एक कमिटमेंट होता है इशूइंग बैंक के द्वारा कि वो रिम्बर्स करेगा या पे करेगा नेगोशिएटिंग बैंक को। उसके बाद इरिवोकेबल एलसी को अमेंड नहीं किया जा सकता। जो इरिवोकेबल एलसी है वो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है इशूइंग बैंक के द्वारा कि वो पेमेंट करेगा ही। कब पेमेंट करेगा? जब डॉक्यूमेंट्स के सबमिट हो जाएगा तब। जितने भी एलसी इशू किए जाते हैं यदि बाय डिफॉल्ट वो इरिवोकेबल टाइप के होते हैं, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा देखिए दोस्तों, इरिवोकेबल कंफर्म्ड एलसी इज एलसी व्हिच हैज बीन कंफर्म्ड बाय अ बैंक अदर देन द इशूइंग बैंक while usually situated in the country of the exporter, thereby taking an additional undertaking। जो कन्फर्मिंग बैंक है वो एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है। जो ट्रांसफरेबल एलसी होता है दोस्तों वो अवेलेबल होता है ट्रांसफर के लिए फुल में या पार्ट में। ठीक है, उसके अलावा रेट क्लॉज एलसी क्या होता है कि वो प्री शिपमेंट क्रेडिट दे देता है। ठीक है, फ्रॉम द नॉमिनेटेड और एडवाइजिंग बैंक। हम लोग ये जानते ही होंगे आप लोग प्री शिपमेंट क्रेडिट। अब देखिए साइट एलसी में क्या होता है कि बेनिफिशियरी को पेमेंट मिल जाता है जैसे वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है। एक डेफर्ड पेमेंट एलसी क्रेडिट बोले या इसे एक्सेप्टेंट क्रेडिट बोले, तो देर इज नो बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट ड्रॉन एंड इज पेबल टू ऑन सर्टेन फ्यूचर डेट, यानी कि सर्टेन फ्यूचर डेट में पेबल होगा, तो उसे कहते हैं डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट या एक्सेप्टेंस क्रेडिट। एक नेगोशिएशन क्रेडिट में क्या होता है, इशूइंग बैंक अंडरटेक टू मेक पेमेंट टू द बैंक विच हैज नेगोशिएटेड द डॉक्यूमेंट। अब देखिए बैक टू बैक एलसी देख लीजिए और नेगोशिएशन एलसी देख लीजिए। अब देखिए टाइम कितना अलाउ किया गया है, तो यूसीपी 500 के अंदर बैंक के पास रीजनेबल टाइम है जो कि 7 बैंकिंग डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि उस 7 बैंकिंग डेज में वो ऑनर करे या डिसऑनर करे किसी डॉक्यूमेंट को। अब देखिए आर्टिकल 2 जो है यूसीपी 600 का, वो बैंकिंग डे को डिफाइन करता है, डे ऑन विच बैंक इज रेगुलरली ओपन एट द प्लेस। अब देखिए बैंक के पास अभी 5 बैंकिंग डेज है, ठीक है, कि वो एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज करे किसी डॉक्यूमेंट्स को। और जो प्रेजेंटेशन का पीरियड है वो 21 दिन का है। वो अप्लाई करता है ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट पे।
अब देखिए दोस्तों, हम लोग ये था हमारा एलएलसी के टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं जो कि फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर है। अब देखिए दोस्तों, आरबीआई और डीजीएफटी जो है फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करती है और डीजीएफटी फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करती है। एक्सिम पॉलिसी को फ्रेम किया गया है फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग और ये डीजीएफटी इंप्लीमेंट करती है। डीजीएफटी क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। वो रेगुलेट क्या करती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थ्रू एक्सिम पॉलिसी। और आरबीआई क्या करती है? फॉरेक्स रिजर्व, फाइनेंशियल एक्सपोर्ट ट्रेड को रेगुलेट करती है। आईईसी क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड होता है। तो किसी को भी आईईसी के लिए अप्लाई करना होता है ताकि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल हो सके। और पॉलिसी और एक्सिम पॉलिसी को भी कंसीडर किया जाता है बिफोर अलॉटिंग आईईसी। इसके अलावा दोस्तों एक एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो जितना दोस्तों एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या है? एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म में, इस फॉर्म में डिक्लेयर किया जाएगा, जीआर फॉर्म होगा। जीआर फॉर्म के लिए किसका, जीआर फॉर्म का काम क्या होता है? मेंट फॉर एक्सपोर्ट मेड अदर बाय देन बाय पोस्ट। पीपी फॉर्म में क्या होगा? पोस्ट पार्सल। सॉफ्टेक्स फॉर्म में क्या होगा? एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। एसडीएफ में क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म। ये जीआर फॉर्म को रिप्लेस कर लिया ताकि जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं। इसमें एक्सेप्शन है ट्रेड सैंपल, पर्सनल इफेक्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट गुड। देखिए $25,000 तक का गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्टर डिक्लेयर करता है, ठीक है। ये सब एक्सेप्शन है दोस्तों, इसके लिए कोई फॉर्म जरूरी नहीं होती है। फिर जो गिफ्ट आइटम्स है जिसका 5 लाख तक का वैल्यू है, उसके अलावा जो वैसा गुड्स जिसका वैल्यू $1,000 से एग्जिस्ट करता है म्यांमार को, उसके अलावा गुड्स जो कि टेस्टिंग के लिए भेजा गया हो। अब देखिए टाइम लिमिट की बात करता हूँ हम लोग। तो जो टाइम लिमिट है एक्सपोर्ट ट्रेड का वो क्या है? देखिए डॉक्यूमेंट का सबमिशन टाइम है ऑथराइज डीलर को विदिन 21 डेज फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट के 21 दिन के अंदर। जो रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट का टाइम पीरियड है वो 12 महीना है या 365 दिन है फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट के 12 महीना और 365 दिन के अंतर एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज हो जाना चाहिए। एसईजी यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एसएचई यानी कि स्टेटस होल्डर इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स और ईओयू के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। और टाइम लिमिट के एक्सपायर हो जाने के बाद एक्सटेंशन को सॉर्ट करना है तो आप ईटीएक्स फॉर्म का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सटेंशन को एडी जो है ऑथराइज डीलर जो है पीरियड को 6 महीना बढ़ा सकता है और उसका रिपोर्टिंग आरबीआई को करना होता है एक्सओएस फॉर्म में हाफ ईयरली बेसिस पे। तो दोस्तों ये जो पार्टिकुलर पीडीएफ है इसमें सब कुछ शॉर्ट नोट्स में आपको मिलेगा। तो यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। अब दोस्तों इसके अलावा देखिए प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ पेमेंट। अब मेथड ऑफ पेमेंट क्या क्या है? तो एक्सपोर्टर इस मोड में पेमेंट को रिसीव करेगा। बैंक ड्राफ्ट, टीसी, करेंसी, एफसीएनआर, एनआरई डिपॉजिट, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। और यदि एसीयू कंट्रीज है, एसीयू कंट्रीज बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार, इराक, पाक, श्रीलंका, तो इन सभी से जो एक्सपोर्ट प्रोसीड होता है उसे यूएसडी में भी सेटल किया जाता है या एसी यूरो में भी सेटल किया जाता है और एक सेपरेट डॉलर यूरो अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और एक्सपोर्ट को रिड्यूस किया जा सकता है इस फॉर्मेट में। अब देखिए जो प्रोसीड है एक्सपोर्ट का वो इस अकाउंट में डिपॉजिट होगा। एक है हमारा ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट, दूसरा है डायमंड डॉलर अकाउंट। डायमंड डॉलर अकाउंट क्या होता है? ये रफ और पॉलिश डायमंड डीलर्स के लिए होता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 2 साल का देखा जाता है और इसका एवरेज टर्नओवर 3 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और डीडीए अकाउंट को वही एक्सपोर्टर खोल सकते हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज में बिजनेस करना चाहते हैं और एक एक्सपोर्टर का मैक्सिमम 5 डीडीए अकाउंट हो सकता है। उसके अलावा ईएफसी अकाउंट क्या होता है दोस्तों? एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट जो कि एक्सपोर्टर खोल सकते हैं केवल, और 100% एक्सपोर्ट प्रोसीड को इस अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता उन्हें और ये अमाउंट जो है रिपैट्रिएबल है, इसके पूरा होगा पूरा बाहर निकाल सकते हैं। ये एक तरह का करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं प्री शिपमेंट या पैकिंग क्रेडिट के बारे में। तो इसका ये फीचर है, पहले हम लोग एफओबी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू को या एलसी अमाउंट को या डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, जो भी कम है। आईईसी ने कौन अलॉट करता है? डीजीएफटी अलॉट करता है। एक्सपोर्टर जो है वो कॉशन लिस्ट पे होना चाहिए, कॉशन लिस्ट पे नहीं होना चाहिए आरबीआई का, और वो स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट में भी नहीं होना चाहिए ईसीजीसी का। और एक्सपोर्ट ऑर्डर वैलिड होना चाहिए, अकाउंट केवाईसी कंप्लेन होना चाहिए। अब पोस्ट शिपमेंट में क्या होता है? उस एक्सपोर्टर को अवेलेबल होता है कि कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? कि वो आईसी कंपनीड होना चाहिए और डिक्लेरेशन किस पे होना चाहिए? जीआर पे होना चाहिए, पीपी पे होना चाहिए या सॉफ्टेक्स पे होना चाहिए या एसडीएफ फॉर्मेट पे होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो है एक्सपोर्टर के 21 शिपमेंट के 21 दिन के अंदर एक्सपोर्टर के द्वारा सबमिट किया जाना चाहिए और पेमेंट जो है 6 महीना के अंदर अप्रूव होना चाहिए। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड 25 दिन होता है। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्जिन जो है वो नील होता है, ठीक है। मार्जिन क्या है? नील है और किसी केस में ये 10% से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। उसके अलावा देखिए अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि $50,000 का ऑर्डर रिसीव हुआ 1 जनवरी 2015 को ऑस्ट्रेलिया से, और यूएसडी स्पॉट रेट दिया हुआ है 43.50। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस पूछा गया है। तो दोस्तों पहले एफओबी वैल्यू निकालिए, उसके बाद आप लोग प्री शिपमेंट फाइनेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिए, और फिर उसी तरह देखिए पोस्ट शिपमेंट निकालने के लिए कहा गया। दोस्तों इस सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है अपने मॉड्यूल में, अभी हम लोग शॉर्ट में इसे देख रहे हैं दोस्तों। उसी तरह देखिए थर्ड में पूछा गया है कितनी पीरियड तक कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है डीपी बिल पे, और लास्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलाइजेशन। तो ये सब आप देख लीजिएगा। उसके अलावा 5वां क्वेश्चन भी आपके सामने है। ओके, अब देखिए इंपोर्ट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इंपोर्ट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि वो एक्जिम पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और फेरा रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इंपोर्टर के पास आईसी इशूड होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक इंपोर्टर प्रोसीड को रिमिट करने से पहले जो कि $500 से ज़्यादा है, वो एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करेगा A1 के फॉर्म में। देखिए एक्सपोर्ट वाले में कौन सा फॉर्म था, याद कीजिए, GR फॉर्म था, PP फॉर्म था, सॉफ्टेक्स फॉर्म था, लेकिन इंपोर्ट वाले में A1 फॉर्म है। किसे सबमिट करेगा, तो ऑथराइज डीलर को सबमिट करेगा। एडी बैंक जो LC इशू करती है लाइसेंस एंड एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी के बेसिस पे, और एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जो रिमिटेंस है वो 6 महीना के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, 6 महीना के बाद यदि डिले होता है तो उसे डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट कंसीडर किया जाएगा, और उसे ट्रेड क्रेडिट ट्रीट किया जाएगा फॉर ए पीरियड लेस देन 3 ईयर्स। अब देखिए उसके अलावा आप देखिए LC है, ट्रेड क्रेडिट है, और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, यदि क्रेडिट जो है 3 साल से कम पीरियड का है, ठीक है, तो वो हमारा ट्रेड क्रेडिट कहलाता है। और यदि वो क्रेडिट जो है 3 साल से ज़्यादा पीरियड का है, तो उसे हम लोग ECB कहते हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। इसके अलावा देखिए सप्लायर्स क्रेडिट होता है। ट्रेड क्रेडिट 2 तरह का होता है, एक सप्लायर क्रेडिट होगा या बायर क्रेडिट होगा। तो जैसा कि नाम ही है सप्लायर क्रेडिट, तो ये क्रेडिट होता है जो कि सप्लायर एक्सटेंड करती है किसी इंपोर्टर को। ठीक है, 6 महीना के बाद। क्रेडिट तो समझते ही होंगे, उधार जिसे कहते हैं हिंदी में हम लोग। ठीक है, तो 1 साल के लिए उसे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है, अब तो 3 साल के लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है। मॉनिटरी लिमिट है $20 मिलियन US पर ट्रांजेक्शन। ये है सप्लायर क्रेडिट। बायर क्रेडिट क्या होता है, ये क्रेडिट इंपोर्टर एक्सटेंड करती है, अरेंज करती है, ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ के बैंकों से। और उसके लिए देखिए, अब देखिए दोस्तों, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी का क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है। क्रिस्टलाइजेशन कब होता है, जब इंपोर्टर जो है पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसे इंडियन रुपीज़ में, उसे जो फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी है उसे इंडियन रुपये में क्रिस्टलाइज किया जाता है 10th डे एट TT सेलिंग रेट। ये बहुत ही पॉइंट है दोस्तों। क्रिस्टलाइजेशन किस रेट पे किया जाता है, TT सेलिंग रेट पे। दोस्तों TT बाइंग रेट, TT सेलिंग रेट का मैंने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है अपने उस वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। चलिए, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल के केस में क्या होता है, इसका जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो बिल सेलिंग रेट पे होता है, या कंट्रैक्टेड बिल सेलिंग रेट जो भी हायर है। DP बिल ऑन 10th डे, DA बिल ऑन एक्चुअल ड्यू डेट। ठीक है, अभी जो सीलिंग है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फॉर बायर सप्लायर क्रेडिट, वो RBI फिक्स करती है 365 दिन तक लाइबोर प्लस 350 BPS, और 1 साल से ज़्यादा के लिए 3 साल तक लाइबोर प्लस 350 BPS। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, 12 फरवरी को एक कस्टमर ने एक इंपोर्ट बिल रिसीव किया। देखिए दोस्तों, $10,000 10,000 का 12 फरवरी को एक कस्टमर ने इंपोर्ट बिल रिसीव किया। उसने आपको बोला कि आप इस बिल को रिटायर कर दो, उसके खाते से अकाउंट से डेबिट करके। तो एक्सचेंज मार्जिन आपको 0.515% कंसीडर करना है TT सेल का, और 0.20 से कंसीडर करना है बिल सेलिंग रेट का। तो उसके अकाउंट से कितना अमाउंट डेबिट होगा, और स्पॉट रेट आपको दे रखा है। तो दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस PDF में जहाँ जहाँ मुझे लगा कि हाँ यहाँ क्वेश्चन डालने का जरूरत है, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी डाला है। तो स्पॉट मार्च का कितना है, आपने दिया हुआ है 5,000 से 4,500। ठीक है, तो रेट जो होगा अभी मैंने बताया था क्रिस्टलाइजेशन के केस में बिल सेलिंग रेट, स्पॉट रेट कितना है 34.7200। मार्जिन को जोड़ लीजिए TT सेलिंग रेट के लिए, तो आपको उसी तरह बिल सेलिंग के लिए मार्जिन को जोड़िए, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3,48,400 रुपया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ ECGC। ये हमारा लास्ट यूनिट है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन सा रिस्क होता है, बायर रिस्क होता है, जिस केस में नॉन एक्सेप्टेंस हो या नॉन पेमेंट हो। इसके अलावा कौन सा रिस्क होता है, शिपिंग रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लीगल रिस्क, कंट्री रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, एक्सचेंज रिस्क, कंट्री रिस्क। ठीक है, ECGC जो है 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसे फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। ये गारंटी कवर प्रोवाइड करता है, ये अलग अलग कंट्री को रेट करता है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी को इशू करता है। अब देखिए पॉलिसी का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। तो एक पॉलिसी होता है हमारा स्टैंडर्ड पॉलिसी, ये जो है ये कवर करता है एक्सपोर्टर के लिए कवर करता है शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट्स के लिए। इसके अंदर कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क आता है दोस्तों। उसके अलावा देखिए शिपमेंट पॉलिसी होता है,
उसके अलावा दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी आता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी, ये सभी डिटेल में मैंने डिस्कशन किया हुआ है, इसलिए अभी मैं शॉर्ट में आगे बढ़ता चल रहा हूँ। अब देखिए ईसीजीसी ने कुछ गारंटी इशू किए हैं एक्सपोर्टर के बेनिफिट के लिए, देखिए वो पढ़िए। एक है ईसीआईबी, जिसे एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक कहते हैं, जिसे होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट कहा जाता है। अब देखिए इस पॉलिसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, वो पढ़ लीजिए, ठीक है, प्रीमियम कितना होता है। उसके बाद देखिए ईसीबीसी, ईसीआईबी प्लस माइनस पीसी प्लस माइनस फॉर इंडिविजुअल एक्सपोर्टर, इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद एक्सिम बैंक देख लीजिए। एक्सिम बैंक क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है, 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये फाइनेंस करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड पॉलिसी को, ठीक है। और इसके अलावा देखिए क्या क्या इसका एक्टिविटीज़ है वो यहाँ लिखा हुआ है, उसको एक बार देख लीजिएगा शॉर्ट में। और लास्ट में हम लोगों ने फेमा को डिस्कस किया है दोस्तों। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यदि आप यूएस विजिट का पर्पस क्या है और कितना ले जा सकते हैं, तो पर्सनल टूरिज्म के लिए इतना, बिजनेस पर्पस के लिए इतना, ये सब आपको डाटा दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एलआरएस क्या होता है दोस्तों? लिबरलाइज लिमिटेड स्कीम। ये जो है जो भारत के रेसिडेंट, ठीक है, जो इंडियन रेसिडेंट है उनके लिए स्कीम है। वो देखिए बढ़िए, यहाँ पे 2 लाख यूएस डॉलर तक फ्रीली रेमिट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, किसी भी करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। यदि मान लीजिए वो प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं भारत के बाहर, तो वो फ्रीली रेमिट कर सकते हैं इतना अमाउंट, लेकिन उसके लिए आरबीआई से अप्रूवल लेना होता है, ठीक है। और कंडीशन क्या है, प्री कंडीशन क्या है? रेमिटर शुड हैव बीन अ कस्टमर ऑफ बैंक फॉर लास्ट 1 ईयर और पैन कार्ड मैंडेटरी है। अब देखिए दोस्तों कौन सा रिटर्न आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है। एक आर रिटर्न है जो कि फॉरेक्स ऑपरेशन के लिए है, बैल स्टेटमेंट है जो कि नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस स्टेटमेंट है, स्टेट 5 है एफसीएनआर बी के अकाउंट के लिए, सब पूछा जाएगा क्वेश्चन। एलआरएस स्टेटमेंट है 2 लाख यूएस डॉलर के लिए, ये सब देख लीजिएगा। इसके अलावा आरएफसी अकाउंट देख लीजिए, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, ये इंडियन रेजिडेंट ओपन करते हैं जो कि पहले एनआरआई थे और वो अपना ओवरसीज ड्यू का रिसीव किए थे। वो ये अकाउंट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी टाइप में ओपन किया जा सकता है। इसमें जो पैसा आता है वो ओवरसीज से आता है, ठीक है। और इसमें जो फंड है वो पूरा का पूरा लिया जा सकता है, ले जा सकता है, रिपेट्रेबल है। और मिनिमम अमाउंट जो है वो 5000 यूएस डॉलर है। इसके अलावा एक होता है आरएफसीडी अकाउंट, जिसे रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट होता है। ये भी भारतीय रेजिडेंट ओपन करते हैं जो कि दूसरे देश अब्रोड विजिट किए हैं और अपने साथ फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं दोस्तों, गिफ्ट के रूप में ला रहे हों, या वो कुछ पैसा बचा रह गया हो, खर्च नहीं हुआ हो, उसके ला रहे हों। और ये एक तरह का करंट अकाउंट होता है और इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। तो दोस्तों ये था हमारा शॉर्ट रिवीजन सेशन, क्विक रिवीजन सेशन मॉड्यूल ए का। फ्रेंड्स मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि इस पीडीएफ को चाहिए आपको तो नीचे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा आप देख रहे होंगे क्विक रिवीजन का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें शॉर्ट रिवीजन आपको मॉड्यूल वाइज मिल जाएगा, जो कि आपको थ्योरी को क्विकली रिवाइज कर पाएंगे उन सभी सेशन से। तो दोस्तों उम्मीद है लेसन आपको पसंद आई होगी। चैनल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।